नमस्कार सर, हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं विनोद की विवेचना। दोस्तों, बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के बयानों से बीजेपी ने पल्ला झाड़ लिया है, मगर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। बात अब क्रिमिनल कंटेम्प्ट की कार्रवाई तक पहुंचती हुई दिख रही है। हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लेकर ही कार्रवाई शुरू कर दे। जाहिर है, अगर ऐसा हुआ तो मोदी सरकार का संकट और बढ़ेगा। दरअसल दुबे ने सुप्रीम कोर्ट और मुख्य न्यायाधीश के बारे में ऐसा घटिया कमेंट किया था, जिससे आसानी से पल्ला झाड़ा नहीं जा सकता। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को अराजकता फैलाने वाला और चीफ जस्टिस संजीव खन्ना को देश में चल रहे गृह युद्धों के लिए जिम्मेदार बताया था। दुर्भाग्य की बात यह है कि बीजेपी ने उनके बयान से खुद को तो अलग कर लिया, मगर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। विडंबना देखिए कि दुबे ने उसके बाद एक और घटिया बयान दे दिया, जिसमें उन्होंने एस.वाई. कुरैशी को मुस्लिम आयुक्त बता दिया। अब तो हेमंत बिस्व शर्मा जैसे नेता गड़े मुर्दे उखाड़कर दुबे के अपराध को हल्का करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। कोई हैरत नहीं होगी यदि और भी नेता इस तरह के बयान देने लगे। सवाल उठता है कि दुबे के बयान को व्यापक परिप्रेक्ष्य में कैसे देखा जाए। उन्होंने ये हमला खुद किया या फिर उनको ऐसा करने के कहीं से निर्देश मिले थे? इस हमले के पीछे मकसद क्या है? क्या सरकार सुप्रीम कोर्ट को धमकाना चाहती है? क्या वो वक्फ कानून पर चल रही सुनवाई को प्रभावित करना चाहती है? यही सब सवाल हैं और इनके जवाब देने के लिए वरिष्ठ पत्रकार विनोद शर्मा हमारे साथ हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं। विनोद जी, कार्यक्रम में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल ये है कि अपने 40 साल के करियर में तो मैंने इस तरह का अटैक सुप्रीम कोर्ट पर कभी देखा नहीं, न चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर देखा। आपका अनुभव और भी लंबा है, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? डॉक्टर साहब, बात यह है कि पिछले वक्तों से इसकी तुलना करना मैं समझता हूं पिछले वक्तों के प्रति अन्याय है। वो लोग जो संपत्ति अर्जित करके हमें दे गए हैं, विद्वता की संपत्ति, शालीनता की संपत्ति, व्यवस्था की संपत्ति, ये लोग लुटा रहे हैं और ये हवा पे सवार है। इनको लगता है कि बस ये वक्त तो अभी कभी खत्म ही नहीं होगा। इनको ठिठक के रुकना चाहिए, सोचना चाहिए। दे शुड स्टॉप इन देयर ट्रैक्स एंड रिफ्लेक्ट। जो कहा गया है पिछले कुछ दिनों में निशिकांत दुबे जी के द्वारा, दिनेश शर्मा जी के द्वारा, जो कि पहले उप मुख्यमंत्री रहे उत्तर प्रदेश के, और हेमंत बिस्वा शर्मा तो लगातार कहते रहते हैं, ये शालीन परंपरा के अनुकूल नहीं है बिल्कुल भी। ये पार्लियामेंट्री लैंग्वेज नहीं है। वही मुख्यमंत्री सदन का सदस्य होता है स्टेट में, उसी तरह से निशिकांत जी डायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है गोड्डा से, झारखंड में। और वो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि बिल्कुल भी उन्होंने जो ओथ लिया है एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उसकी वॉयलेशन में है। देखिए, हर मेंबर जब इलेक्ट होता है तो ओथ लेता है, उसको ओथ एडमिनिस्टर करता है स्पीकर। और वो क्या कहता है, मैं 2 लाइनें पढ़ देता हूं आपको, मैं लिख के लाया हूं जी। वो कहते हैं, आई सो एंड सो having been elected or nominated a member of the Council of States or the House of People, do swear in the name of God and solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. सवाल यह है, निशिकांत जी, मित्र भाई, क्या आप इस ओथ के अनुकूल काम कर रहे हैं? राजनीति अलग छोड़िए, प्लेइंग टू द गैलरी अलग छोड़िए, हर राजनेता करता है। इफ यू आर ऑल्सो प्लेइंग टू द गैलरी, you are playing into the hands of your detractors or the opposition. ये इस तरह की भाषा किसी को शोभा नहीं देती। ये पूछ रहे हैं, ये कह रहे हैं, he is accusing the Chief Justice of India. Lo and behold, अंदाजा करो आप डॉक्टर साहब
ये व्यक्ति खड़े हो कह रहा है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो देश में अराजकता फैला रहा है। Does he understand what it means? वो चीफ जस्टिस को एक्यूज कर रहा है ट्रीजन के लिए, सेडिशन के लिए। ये परिभाषाओं में उसमें ही आता है जो उसका बयान है। और हास्यास्पद बात यह है कि जब वो ये कह रहे हैं, जिस चीज का इल्जाम वो चीफ जस्टिस साहब पर लगा रहे हैं, वो उंगली उनकी तरफ दिखा रही है। दो उंगलियां उनकी तरफ हैं। जब वो यूं करके उंगली दिखा रहे हैं तो 2 या 3 उनकी तरफ है। ऐसी भाषा, आप ठीक कह रहे हैं, आज तक किसी संसद सदस्य ने ऐसी भाषा हमारी न्यायपालिका के लिए नहीं इस्तेमाल की। ये भाषा कभी इस्तेमाल नहीं हुई। ये ऐसा लगता है कि इनको कानून का ज्ञान नहीं है, इनको कॉन्स्टिट्यूशन का ज्ञान नहीं है, और इनको इस बात का ज्ञान नहीं है। वो कह रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसने जो जजमेंट दिया वक्फ के केस में, उससे अराजकता फैल रही है। और जो इलेक्शन कमीशन ने बात कही, जो कुरैशी साहब ने उनके कार्यकाल में जब कुछ हुआ तो उन्होंने कहा कि झारखंड में मेंबर बना दिए उन्होंने, जो घुसपैठिए थे उनको मेंबर बना दिया। क्या ये बातें वो कोर्ट ऑफ लॉ में प्रूव कर सकते हैं? और ये कब हुआ? कुरैशी साहब तो एक अरसा हो गया सेवानिवृत्त हुए उनको। तो क्या ये इस अहम रहस्यमय बात में, इस सीक्रेट पे बैठे हुए थे चौकड़ी मार के? अभी तक उन्होंने केस क्यों नहीं किया? और अगर आज के दिन करेंगे भी तो इट विल बी लिमिटेड बाय द बार ऑफ लिमिटेशन। भाई लिमिटेशन कानून के तहत आता है ये कि भाई आपने उसको कुछ कहा नहीं, 10 साल के बाद कुछ कह रहे हैं। इनको लगता है किसी ने चढ़ा दिया निशिकांत जी को कि बोल दो, और इन्होंने धूल उड़ा दी इंस्टीट्यूशंस पे। अब वो जो धूल है इन तत्वकत्वा इन पे गिरेगी। कोई सरकार को कोई ना कोई तो एक्शन लेना पड़ेगा ना। इतने बड़े बयान के बाद किस बात का एक्शन, किसके खिलाफ लेंगे एक्शन? सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ तो नहीं ले सकते। और इनके जो मेंबर हैं, अगर वो रहेंगे बिना माफी मांगे, हाउस के मेंबर रहेंगे, तो एक परमानेंट ब्लॉट हो जाएगा कांग्रेस की सरकार के चेहरे पे। ये परमानेंट ब्लॉट हो जाएगा बीजेपी लेड गवर्नमेंट के चेहरे पे, क्योंकि ऐसा व्यक्ति आपके रूलिंग पार्टी के साइड से बैठा हुआ है। और ये तो पॉइंट ऑफ ऑर्डर के एक्सपर्ट है। भाई लोकसभा में पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे बार बार खड़े हो जाते हैं। सदन के अंदर पॉइंट ऑफ ऑर्डर और बाहर बातें डिसऑर्डर की सारी, disorderly conduct, disorderly in the sense that what he has said through words is the worst disorderly conduct किसी by any member of parliament। देखिए शब्दों को तोल तोल के इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे आप और हम करते हैं। निशिकांत जी, आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, सम्मान योग्य हैं, लेकिन अंततोगत्वा अपनी इज्जत अपने हाथ होती है। कोई दूसरा आपकी इज्जत बचाने नहीं आता। और आपने जो कहा है वो माफी चाहता हूं, वो हमको शर्मसार कर रहा है, आपको भी कर रहा होगा। अगर अभी तक नहीं किया तो करेगा। लेकिन विनोद जी, आपने कहा भी कि किसी ने चढ़ा दिया। जिस तरह से नड्डा साहब ने पल्ला झाड़ लिया, इनके बयानों से अलग करके कोई कार्रवाई नहीं की। मोदी शाह सब चुप हैं, सत्तारूढ़ दल कुछ नहीं कह रहा है। तो और सत्तारूढ़ दल को तो दाग अच्छे लगते हैं, इस तरह का एक परसेप्शन बन गया है। इस तरह के लोगों को प्रमोट किया जाता है। संसद में जितनी महत्वपूर्ण बहस होती हैं, उनकी शुरुआत निशिकांत दुबे से करवाई जाती है। और ये इस मामले में मैं कहूंगा कुख्यात रहे, इस तरह के बयान अतीत में भी देते रहे। देखिए तो ऐसा है जी, देखिए ऐसा है, जब इलेक्शन हो रहे होते हैं तो कुछ लोगों को पॉलिटिकल पार्टीज नियुक्त करती हैं अपने विरोधियों की बेइज्जती करने के लिए।
बहस नहीं, उनके साथ बेइज्जती करने के लिए। एक मंत्री हैं, सब जानते हैं उनको, बिहार से आते हैं, उनका काम यही है, जब भी कोई बड़ी बहस होती है तो ANI फट से माइक लेके उनके पास पहुंच जाता है और वो बयान दे देते हैं, या कभी कभी PTI भी पहुंच जाता है और अनेकों चैनल पहुंच जाते हैं, और जो भी वो बोलते हैं वो चैनल्स, वो प्लेटफॉर्म्स रिगर्जिएट कर देते हैं विदाउट क्रॉस चेकिंग, विदाउट ड्यू डिलिजेंस, जो भी वो बोलते हैं। और उस श्रेणी में निशिकांत जी का हो सकता है पहला नाम ना हो तो दूसरा जरूर है, और उनकी प्रतिस्पर्धा हेमंत बिस्वा शर्मा के साथ है। देखिए, ये लोग जो है, दे हैव बीन असाइंड टू ह्यूमिलेट द ऑपोजिशन, दे हैव बीन असाइंड टू डाउनग्रेड इंस्टीट्यूशंस। आई एम सॉरी टू से दिस, बट जो बातें करते हैं वो इंस्टीट्यूशनल मैजेस्टी के खिलाफ होती है, कई बार इंस्टीट्यूशंस के मैजेस्टी के खिलाफ। अब जैसे निशिकांत जी ने जो बात कही है, इट इज अगेंस्ट द मैजेस्टी ऑफ आवर कोर्ट्स। और ये उचित बातें नहीं है, ये व्यक्तिगत बात भी नहीं है। हम जो डिस्कशन कर रहे हैं, हम व्यक्तिगत तौर पे उनके खिलाफ नहीं है, हमें क्या दुश्मनी है उनसे भाई, हमने कोई जमीन बांटनी है उनके साथ क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हम तो चिंतित इसलिए हैं कि वो हमारी पार्लियामेंट के सदस्य हैं। उसी तरह से हेमंत जी एक बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, और दिनेश जी उप मुख्यमंत्री हैं, और आज के दिन सदन के सदस्य हैं, शायद राज्यसभा के सदस्य हैं। तो इन लोगों को अपनी स्वयं की जो मुकाम है उसको पहचानना चाहिए और भाषा उसके अनुसार रखनी चाहिए। लेकिन अगर इनका असाइनमेंट अलग है, एंड दे आर द मकरेकर्स, असाइंड मकरेकर्स, देन ये तो शीर्ष नेतृत्व भी इसको खड़ा कर सकता है। ये इसको तो दुरुस्त जो है बीजेपी की हाईकमांड ही कर सकती है, और हाईकमांड जो है उसका क्या पॉइंट ऑफ व्यू इस पे है, जैसे कि आप फरमा रहे हैं, अभी तक हमने नहीं सुना। विनोद जी, आपने कहा कि ऐसे लोग अपॉइंट किए जाते हैं, अपॉइंट करने वाले लोग कौन हैं? वही लोग हैं। असाइन किए जाते हैं। बहुत सी बातें प्रत्यक्ष नहीं की जाती ना, जैसे कई बार आप वो लोग बात करके निकलते हैं, सीट डिस्ट्रीब्यूशन पे चर्चा हुई तो आपके बोलते रहा आगे आपके माइक पे क्या हम मीडिया के जरिए डिस्कशन करेंगे? तो ये ऐसी डिस्कशन जो है वो मीडिया के जरिए नहीं होती, और हर पार्टी का ऐसा डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट होता है। इसमें कोई पार्टी भी अछूती नहीं है, उनका डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट होता है। डॉक्टर साहब, मैं आपको बताता हूँ एक कहानी राजीव गांधी के कार्यकाल की, कि राजीव गांधी का जो जन्मदिन मना लिया गया और सोनिया गांधी का जन्मदिन मना लिया गया लखनऊ में, और जिसमें पार्टी का कोई हाथ नहीं था और जन्मदिन मनाने का, सिर्फ एक मुद्दा बनाने की चेष्टा थी। तो मैंने एक बड़े नेता से पूछा इसके बारे में, क्योंकि मुझे बाद में पता चल गया कि इस सब कार्यकलाप के पीछे एक तो अरुण नेहरू जी थे, और एक उनके घनिष्ठ साथी जो आजकल गवर्नर है, उनका नाम नहीं लूंगा आउट ऑफ रिस्पेक्ट, दूसरे वो थे। उसी तरह से जब VP सिंह की फ्लाइट डिले हुई, जब उनको नामांकन पत्र भरना था इलाहाबाद से जाके, तो उसके पीछे भी इन्हीं लोगों का हाथ था, कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने के लिए। मैंने एक कांग्रेस के नेता को बोला कि भाई आपके पास डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट नहीं है क्या? ये हर पॉलिटिकल पार्टी के पास होता है डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट, भ्रम फैलाने के लिए, एक ऐसा मंजर दिखाने के लिए जो मंजर सच नहीं है, लेकिन आप उसको दिखा रहे हैं राजनीतिक उद्देश्य से। और पॉलिटिक्स में दुनिया भर में दिस इज टेकन फॉर ग्रांटेड, पार फॉर द कोर्स है। उत्तर प्रदेश आजकल यूनाइटेड स्टेट्स में बड़े स्तर पे ही हो रहा है। तो उसमें कहा गया कि हाउ कैन वी डू इट, पर वो भी करते हैं, और उनका भी डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट है, इसमें दो राय नहीं है। आजकल लेकिन एक लक्ष्मण रेखा भी तो होती है कि आप इनको बख्श देंगे, सुप्रीम कोर्ट को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, वो रेखा भी तो लांगी जा रही है। रेखा तो राम राज्य में होती है ना जी,
राम राज्य तो है ही नहीं, सिर्फ नाम ही है, नाम का इस्तेमाल हो रहा है ना भगवान राम का। और लक्ष्मण रेखा जो है खींचने वाले कौन है? लक्ष्मण स्वयं है ना। और मैं समझता हूं कि आजकल लक्ष्मण नजर नहीं आते ज्यादा राजनीति में भी। एक गाना, एक वो डायलॉग था प्राण का, मनोज कुमार की फिल्म उपकार में, उसने कहा कि अरे पगले, राम ने तो हर युग में जन्म लिया है, लेकिन लक्ष्मण दोबारा पैदा नहीं हुआ जब उसका भाई उसको सता रहा था। जो मनोज कुमार का भाई बना फिल्म में, जो उसको सता रहा था, शायद प्रेम चोपड़ा जी थे। तो उसके संदर्भ में प्राण ने ये डायलॉग बोला, वो जो मलंग बना हुआ है, उसने डायलॉग बोला कि राम ने तो हर युग में जन्म लिया है, लेकिन लक्ष्मण दोबारा पैदा नहीं हुआ। तो लक्ष्मण रेखा की बात ना करें। जिन लोगों का कॉन्डक्ट रावण वाला है और बात राम की करते हैं। देखिए, ये बताइए जी 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 डॉक्टर बोले, ये बताइए कि क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह कुछ बोले इस पर, एक्ट करें? ये कोई मामूली बात नहीं है जिसको सेट असाइड कर दिया जाए। you see their silence is pregnant with meaning. It's an English phrase we often use कि जब कभी बड़ी प्रोवोकेटिव सिचुएशन में कोई सन्नाटा रहता है, कोई आवाज नहीं उठती। कल परसों एक अवार्ड फंक्शन था जिसमें मृणाल पांडे छोटा सा उन्होंने छोटी सी का स्पीच दी, उनको भी अलंकृत किया गया था। तो उन्होंने कहा कि मैं ताउम्र सन्नाटे चेज करती रही, और वो बड़ी कथन था। अगर हम पत्रकार लोग, अगर जनता चुप्पियां चेज करने लगे तो सही आवाजें जब ही उनके कान तक पहुंचेंगी। चेजिंग क्वाइट will lead you to disquiet। जो डिस्क्वाइट है असली, उसमें आपको पहुंच जाएंगे वहां तक आप। मैं फिलोसॉफिकल बात कर रहा हूं, लेकिन ये यथार्थ है डॉक्टर साहब। जो आजकल बोला जा रहा है, हमको इतना झूठ से घेर लिया गया है कि वी आर नॉट एबल टू डिस्टिंग्विश। हम शिफ्ट ही नहीं कर पा रहे हैं, अनुपात ही नहीं, यही नहीं बता पा रहे हैं कि सच क्या है और झूठ क्या है। और एक वैसे भी जमाना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, वैसे भी जमाना मशीन को अपना काम असाइन करने का है। सिरी को कुछ बोलोगे फोन मिला देगी वो। मैं सुबह सैर करने जाता हूँ डॉक्टर साहब, तो मैं डिस्कस कर रहा होता हूँ अपने दोस्तों के साथ किसी मुद्दे पे, एंड इट इज अ वेरी एनर्जेटिक डिस्कशन, तो मेरी घड़ी में सिरी कुछ बोलना शुरू कर देती है अपने आप से। तो फिर मैं उसको बोलता हूँ, सिरी दिस इज नन ऑफ योर बिजनेस, यू कीप क्वाइट, तो चुप हो जाती है। गवर्नमेंट हैज टू डू दिस टू सिरी, दे हैव मेनी सिरीज अराउंड देम, जो अपने आप से बोलने लग जाती है आवाजें सुन के, जो आवाजें सुनाई दे रही है नॉर्मली। इनको समझना चाहिए। और मुझे नहीं पता कि शशिकांत जी में, दुबे साहब में सिरी की आत्मा उतर गई है क्या, कि अपने आप से उन्होंने बोलना शुरू कर दिया? लगता तो नहीं है, क्योंकि सिरी भी आवाजें सुनकर ही बोलती है। तो लोग समझेंगे, जो हमको सुन रहे हैं, हमारे श्रोता, की ये क्या अजीब सी बात कर रहे हैं, लेकिन यथार्थ यही है। बहुत से लोग, बहुत से नेतागण, टू अर्न देयर फेम अंडर द सन, बहुत सी चीजें कह देते हैं जो उनकी परिधि से, उनकी रेमिट से बाहर है, उनके पे स्केल से ऊपर है। जिसपे बोले निशिकांत जी, वो सदन के बाहर बोले, सदन के भीतर तो उनके पास एडिक्वेट कवर रहता, प्रिविलेज रहती है एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। सदन के बाहर उनके पास कोई प्रिविलेज नहीं है। उनके खिलाफ कोई भी व्यक्ति याचिका कर सकता है, जैसे कि राहुल गांधी के खिलाफ याचिकाएं हुई थी जब उन्होंने मोदी जात का हवाला दिया था किसी संदर्भ में। तो ये डिफिकल्ट टाइम्स हैं, और याचिका ऑलरेडी चली गई है अटॉर्नी जनरल को, जो निर्णय लेते हैं
वो सलाह देते हैं कोर्ट को कि वेदर टू रजिस्टर डेफेमेशन केस। याद है आपको जब अरुण मिश्रा जी और प्रशांत भूषण में कश्मकश हुई थी कोर्ट में, तो ये अच्छा मंजर नहीं है। लेकिन अब प्रशांत मिश्रा जी जो है वो लगाना चाहते थे उन पे डेफेमेशन का केस, लेकिन अंततः उन्होंने नहीं लगाया क्योंकि उनको सही सलाह दी गई। अब पता नहीं कि कौन सी सलाह आती है, और अगर उस सलाह के बाहर भी कोई याचिका प्रस्तुत कर देता है तो फिर कोई बहुत खुशनुमा मंजर नहीं होगा। और क्योंकि मैं ये समझता हूं कि आखिर में बात आ जाती है फ्रीडम ऑफ स्पीच की, और फ्रीडम ऑफ स्पीच में अब जो अपना इस्तेमाल कर रहे हैं निशिकांत जी, उससे पता चल रहा है कि वाई देयर वाज एन अमेंडमेंट इनिशियली जिस पे गाली पड़ती है पंडित जी को, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस की बात क्यों की थी उन्होंने। ये नमूना है कि निशिकांत जी को अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच इस्तेमाल करने का अधिकार है, लेकिन जो उन्होंने बोला है उसको सुनकर मुझे लगा कि उनकी वाणी पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन नहीं रही जो कि होनी चाहिए थी। उनको वो नेहरूवियन विजडम डिमॉन्स्ट्रेट करना चाहिए था जिसका वो तिरस्कार करते रहे, तिरस्कार करते हैं आज के दिन पे, और जो ना इस्तेमाल करने पे उनको भारी पड़ेगा शायद। विनोद जी ये बताइए कि बहुत सारे लोग महसूस कर रहे हैं ये बाय चांस नहीं बाय डिजाइन है। जो उनका स्टेटमेंट आया है वो सुप्रीम कोर्ट पर दबाव बनाने के लिए, धमकाने के लिए ये मकसद है। क्योंकि राज्यपाल वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से एक्ट किया और अब वक्फ कानून पर सुनवाई चल रही है, दोनों चीजें सरकार के लिए बड़ी मुसीबत पैदा कर दिया है उसको। वो परेशान है उसको लेकर, और आगे पता नहीं सरकार का एजेंडा और क्या क्या है जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट की जरूरत होगी उसको। तो एक कमिटेड जुडिशरी चाहिए उसको, और ये उसकी पेशबंदी। देखिए, कमिटेड जुडिशरी की अगर उनकी आशा है तो उनको इमरजेंसी फॉर्मूली लगानी पड़ेगी। इंदिरा गांधी ने दी थी ना कमिटेड जुडिशरी, अगर आपको याद हो तो, जहां पर इंडिविजुअल राइट सस्पेंड हो गए थे, और उसकी सस्पेंशन के पीछे वो जबलपुर केस था, जबलपुर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट केस है, कलेक्टर केस बोलते हैं उसको। बिल्कुल, हैवियस कॉर्पस केस। तो वो जो केस था उसके चलते अंकुश लगा हमारी आजादियों पे, और उसमें वन ऑफ द जजेस वो चंद्रचूड साहब के डैड साहब, पिताजी संजीव खन्ना की। हाँ, संजीव जो अच्छा, हाँ ठीक। जो पूजा अर्चना कर रहे थे प्रधानमंत्री के साथ, उन बिल्कुल बिल्कुल। मुख्याधीश के पिताजी, वो भी मुख्याधीश थे बाद में। तो मैं समझता हूं कि ये लोग जो इतने बड़े ओहदों पे होते हैं, इनको अपना कार्यकाल किस तरह से बड़ा करना चाहिए इन टर्म्स ऑफ द ड्यूरेशन, कि कितने वक्त वो मुख्य न्यायाधीश रहे या जज रहे, या इन टर्म्स ऑफ सब्सटेंस कि उनकी कार्यकाल में देश को क्या अर्जित हुआ, हमारी कानून व्यवस्था सिस्टम को क्या अर्जित हुआ, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन को किस तरह से मजबूत किया हमने। ऐसा आजकल सोच लोग कम रहे हैं, और ये जो जजमेंट आई है सुप्रीम कोर्ट की, जिसमें उन्होंने अंकुश लगाया है माननीय राष्ट्रपति से, जिस पे भी तनकीद की गई है इन महानुभावों के द्वारा, तो वो उन्होंने राष्ट्रपति पे थोड़ी लगाया है भाई, उन्होंने तो गवर्नमेंट पे लगाया है। प्रेसिडेंट एक्ट्स ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द गवर्नमेंट। प्रेसिडेंट इज अ सेरेमोनियल इंस्टीट्यूशन, वो है, उसकी शान में कोई सुप्रीम कोर्ट ने गुस्ताखी नहीं की। सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय लिया है कि हमको इन द इंटरेस्ट ऑफ द डिलीवरी ऑफ कंप्लीट जस्टिस हम ये कर रहे हैं। फेडरल पॉलिटी को मजबूत किया है इस डिसीजन ने, और ये डिसीजन वापस नहीं होगा।
और अभी जो उस पे भी जो बोल रहे हैं बार बार कि वक्त पे स्टे नहीं हुआ, स्टे इसलिए नहीं हुआ कि सॉलिसिटर जनरल वहां जाके कहा भाई हम आ रहे हैं, हम कुछ और आर्गुमेंट करना चाहते हैं, वरना तो कोर्ट मन बना चुकी थी स्टे करने का। तो उसने कहा अच्छा अगली पेशी तक आप रुक जाओ, इसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, अगली पेशी पे आपको हम सुनते हैं, लेकिन ये वादा करें कि आप अगली पेशी तक इसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। तो हो गया ना स्टे, उस वक्त के लिए तो हो गया ना, फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस। फॉर्मल ऑर्डर नहीं हुआ सुप्रीम कोर्ट का, वो भी हो जाएगा उनको सुनने के बाद, अगर जैसा नहीं उनके आपको सेंटर के आर्गुमेंट्स। तो मैं समझता हूं कि हमारी कोर्ट्स में आजकल बहुत कुछ हो रहा है जो असल में हमारी पॉलिटिकल स्पेस में होना चाहिए, जो पार्लियामेंट में होना चाहिए। पार्लियामेंट मुठभेड़ करके एक दूसरे के साथ निशिकांत जी जैसे लोग और विपक्ष के साथ मुठभेड़ करके, और विपक्ष की तरफ से भी कुछ ऐसे लोग हैं, वो एक दूसरे को कमजोर कर रहे हैं, क्षीण कर रहे हैं। द पार्लियामेंट in order by not being able to debate and come to a conclusion properly is weakening itself. हम मानते हैं कि though Supreme Court is the Supreme Court of India, the supreme institution of our country is the Parliament of India, जिसको हम हर 5 वर्ष के बाद इलेक्ट करते हैं। वो हमसे मैंडेट रिन्यू करवाती है। जजेस तो मैंडेट रिन्यू नहीं करवाते, उनके पास ऐसी कोई मैंडेट नहीं है, वो तो नियुक्त हो जाते हैं थ्रू द कोलिजियन सिस्टम। लेकिन पार्लियामेंट, और निशिकांत जी आप इस पे सोचिए, विचार कीजिए, जो आपने बोला है, क्या इसने उस पार्लियामेंट को जिसकी डिफेंस में आप बोल रहे थे, क्या मजबूत किया है? नहीं किया है निशिकांत जी, बिल्कुल नहीं किया है दिनेश जी। मैं दिनेश जी को थोड़ा उधर उनकी बात की अवहेलना करता हूँ, वो तो नए नए आए हैं यूपी से, पर ये तो 4 टाइम एमपी है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो निशिकांत दुबे जी, आप तो 4 टाइम एमपी हैं। वो आपने और क्या किया है? आपने मुख्य न्याय, जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे, वो भी एक कॉन्स्टिट्यूशन एंट्री है। निशिकांत जी, आप कितनी कॉन्स्टिट्यूशन एंट्री का गला पकड़ना चाहते हैं? किस किस के कॉलर पकड़ेंगे आप? इसे माफी करें भाई, हमें छोड़ दें ये एक्टिविज्म। ये तो क्लियर नुस्खा है अनार्की के लिए, अराजकता के लिए, और मैं उस अराजकता का आरोप नहीं लगा रहा आप पे जिस अराजकता को फैलाने का आरोप आपने मुख्य न्यायाधीश पे लगाया। मैं जो डेमोक्रेटिक डिसऑर्डर हो जाता है इसमें, उसकी बात कर रहा हूं। वो डिसऑर्डर एक्सेप्टेबल होता है जो डेमोक्रेटिक होता है, वो एक्सेप्टेबल नहीं होता जो सड़क पे आके हो जाता है। तो आप दया कीजिए अपने देश पे और अपनी पार्लियामेंट पे, अपनी संस्थाओं पे, ये सब मत करिए आप। क्या आप इसको धनखड़ के बयान से जोड़कर देखते हैं? पहले धनखड़ ने बोला या बुलवाया गया उनसे, फिर निशिकांत दुबे आ गए। ये बात ये है कि धनखड़ जी को तो गुलदस्ता पेश करता हुआ कोई नजर आया था, मेरे ख्याल फोटो छपी थी कल परसों। हाँ, गवर्नर, तमिलनाडु गवर्नर गुलदस्ता पेश कर रहे थे। मुझे पता नहीं कि वो उसकी फोटो की मतलब टॉपिकलिटी क्या है। क्या वो फोटो जो जजमेंट आई सुप्रीम कोर्ट की जिसपे वो उखड़े धनखड़ साहब, क्या उसके बाद की फोटो है? लेकिन उन्होंने क्या किया? मतलब देखिए, उनके पास अधिकार नहीं है। ही इज एट बेस्ट एन एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एक्स ऑफिशियो, और उनकी भी उतनी सेरेमोनियल पोजीशन है जितनी की प्रेसिडेंट की है। हालांकि प्रेसिडेंट के पास जब एक हंग पार्लियामेंट होती है तो उसको डिस्क्रिशनरी पावर है, वो जो कि उपराष्ट्रपति के पास भी उपलब्ध नहीं है। और जो 142 पे उन्होंने तनकीद की, वो सिर्फ एक कोर्ट को हासिल है वो डिस्क्रिशन, वो रेजिडुअल एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स, जो कि सुप्रीम कोर्ट को है। और सुप्रीम कोर्ट ने पिछले शायद 50 साल में 791 बार या 92 बार उसका इस्तेमाल किया है, आर्टिकल 142 का। और डॉक्टर साहब, उस आर्टिकल के चलते
सुप्रीम कोर्ट जो है, आप जानते हैं, वो चंडीगढ़ वाला केस उन्होंने उसको डिसाइड किया, वो क्या वाजिब नहीं था? वाजिब था, जिसमें कि जो सच में जीता था उसको स्थापित किया। और दूसरा कि वो उस कानून के चलते डिवोर्स भी कबूल कर सकती है, डिवोर्स पिटिशन पे भी डिसाइड कर सकते हैं। कौन? सुप्रीम कोर्ट। ऑन इश्यू रेंजिंग फ्रॉम अ डिस्प्यूट बिटवीन टू पीपल टू a decision on an issue ranging from dispute between two institutions and two states, ये अधिकार है, ये स्वीप है उसकी। और वही सुप्रीम कोर्ट की बेइज्जती है, वही उसकी ताकत है, वही उसको वो हक देती है कि जब कानून तलाशी नहीं हो रही, जिसका काम कानून बनाना है, जिस पार्लियामेंट का काम डिबेट करना है, जिस पार्लियामेंट का काम कानून बनाना है, वो पार्लियामेंट काम नहीं कर रही। और उनको बता देना चाहता हूं निशिकांत जी को कि निशिकांत जी, a judgment by the Supreme Court has the status of a law. सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स केस लॉ होती हैं। पता नहीं धनखड़ जी कितने केस लड़े हैं कि उन्होंने कोई केस लॉ बनवाया है, लेकिन अगर वो मनु संघवी से पूछ लेंगे, कपिल सिब्बल से पूछ लेंगे, चिदम्बरम जी से पूछ लेंगे, धवन जी से पूछ लेंगे, जो बड़े बड़े वकील हैं, पालकी वाला जी तो रहे नहीं, क्योंकि आज के दिन जस्टिस नरीमा वो जज है, रोहिंटन नरीमा। फली नरीमा तो चले गए, देश फकीर हो गया उनके जाने के बाद, जहां तक कि विधि व्यवस्था का काम है। उसकी इतनी, उस व्यक्ति की इतनी सेन आवाज थी और वो इतने प्रॉपर थे अपने कॉन्डक्ट में कि एक बार वो जब कभी आ जाते थे एक जगह, एक इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में, he would each time he meet me वहां पर, तो मुझे he would offer me a drink. He was such a graceful man. So once we were having a drink that he offered to me, and then Rohinton Narima walked in. वो सैर करने आए थे और वो he doesn't drink but वो was looking for coffee, तो he said you come to the wrong place, coffee lounge उस तरफ है। तो when he introduced me to Mr. Narima, he said, meet Justice Narima. And this is my friend Vinod Sharma. He didn't call him his son. देखिए, ऐसे लोगों से इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। और मेरे ख्याल है तो मोस्ट एक्सपेंसिव कार ही रोड, आई मे बी रॉन्ग बट दैट्स व्हाट आई बिलीव, बेलिनो, उससे दर्जे की गाड़ी नहीं कभी उन्होंने इस्तेमाल की। और रोहिंटन नरीमा, उनके जो बेटे हैं वो जिंदा हैं आज के दिन। और अरुण जेटली ने व्यक्तिगत तौर पे मुझसे बातें करते हुए कई बार ये बोला कि he considers, he rates रोहिंटन वेरी हाईली। और उन्होंने जो बोला है जरा सुन लीजिए निशिकांत जी, आप पूरी जुडिशरी को लताड़ देंगे भाई, आप पूरे चुनाव आयोग को लताड़ देंगे और आप ये कहेंगे कि आप मुस्लिम चुनाव आयोग हैं। ये जो बात आपने कही है, that is against the spirit of the Constitution of India, under which you have been sworn as member of parliament. You may have been elected by the people of India, people of Godda, but you were sworn under the Constitution of India as member of parliament. आप भूल गए वो लकीर। हम आपको बहैसियत दोस्त बता रहे हैं, हम आपको दुश्मन नहीं। फिर मैं कह रहा हूं, और अभी भी कुछ नहीं कुछ बिगड़ा भाई। इस देश में जो लोग अपनी गलती की माफी मांगते हैं उनकी इज्जत बढ़ती है, उनका स्टेचर बढ़ता है लोगों की नजरों में। और माफी वही मांगता है जिसको एहसास है कि इंस्टीट्यूशंस की अहमियत क्या होती है। आपने कोई व्यक्तिगत झगड़ा तो नहीं किया, आपने तो एक इंस्टीट्यूशन को ललकार दिया। हाँ, ये गलती आपने की कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का नाम लिया आपने। वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑर्डिनरी परिवार से नहीं आता है, HR खन्ना का नेफ्यू है।
और एचआर खन्ना ने इंदिरा गांधी को खड़े होकर बताया था कानून क्या है। आप उनको कानून समझा रहे हो भाई। यू आर कैरिंग कोल टू न्यूकैसल मिस्टर निशिकांत दुबे, प्लीज विड्रॉ योर कमेंट्स इन द इंटरेस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंटरेस्ट ऑफ द सिस्टम इन इंडिया। राजनीति होती रहती है, आप आते जाते रहेंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आते जाते रहेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट रहेगा, पार्लियामेंट रहेगी, रूलिंग पार्टी रहेगी, अपोजिशन रहेगी, सब कुछ रहेगा और कुछ भी नहीं रहेगा अगर बेसिक आंख की शर्म नहीं रहेगी। तो उसको निभाइए आप। विनोद जी, क्या आपको लगता है कि ये ऐसा मामला है जहां निशिकांत दुबे को दंड मिलना चाहिए, उन्होंने जो किया है, सुप्रीम कोर्ट का जो इकबाल है वो बना रहे, इसलिए सुप्रीम कोर्ट पर फिर कोई भविष्य में इस तरह की बात न करे, उनके खिलाफ क्रिमिनल कंटेम्प्ट का मामला चलना चाहिए? देखिए, बात यह है, जो केस हुआ था प्रशांत भूषण के खिलाफ, उसमें प्रशांत भूषण को शायद मामूली सा कोई टोकन पनिशमेंट, वहां तक तो ठीक है। लेकिन मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट जो है, एक जगह किसने बोला है, शायद शीतल वार्ड ने बोला है, किसी बड़े हैवी वेट कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट ने बोला है that the law of contempt is a shield, not a sword. Law of contempt is a shield, not a sword. It has to be used as a shield, ढाल की तरह, तलवार की तरह नहीं। और उसी में मैजेस्टी है सुप्रीम कोर्ट की। लॉ ऑफ कंटेम्प्ट नहीं इस्तेमाल करेगी, दुरुपयोग कभी नहीं करेगी सुप्रीम कोर्ट, जब तक आज वाले जो चीफ जस्टिस है, जिनको कि निशिकांत जी ने जिनकी शान में गुस्ताखी की, जब तक वो है चीफ जस्टिस, वो तो आदमी कोई इंटरव्यू नहीं देता, वो तो कहीं भजन गाने किसी के यहाँ नहीं जाता, वो उसके इंटरव्यू पढ़े हैं आपने कोई क्या? और जो उनके प्रेडिसेसर है वो तो आज भी इंटरव्यू देते हुए घूम रहे हैं, आज भी टीवी स्टूडियोज में उनको वो लाइन में लगा के लाइन लगी हुई उनकी। क्या मतलब है? यू हैव रिटायर्ड, यू मस्ट। इसी फौज के जर्नैल जो होते हैं ना, जैसे कि फौज के जर्नैल, दे डोंट रिटायर, दे वॉक इनटू द सनसेट। उसी तरह से जो लोग इतने बड़े ओहदों पे बैठे हुए हैं, दे शुड वॉक इनटू द सनसेट। ये मानना चाहिए, नीति का नियम है कि सूर्य अस्त होता है, सूर्योदय होता है और फिर अस्त होता है, और उसकी इज्जत करें आप व्यक्तिगत जीवन में भी, वरना बड़े बड़े चैंपियंस जो हैं वो पशेमान हो जाते हैं। जिस तरह से कपिल देव खेलते रहे, तो उनकी जो चैंपियन स्टेटस था उसमें थोड़ी कमी आई। उसी तरह से हमारे फेवरेट टेनिस के खिलाड़ी योकोविच, अभी भी वो खेल रहे हैं। मैं सोचता हूँ उनको अब रिटायर कर जाना चाहिए। जी विनोद जी, अंतिम सवाल, क्या प्रधानमंत्री मोदी सरकार को एक ऐसी कार्रवाई करना चाहिए कि वो ये करती हुई दिखे कि वो सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करती है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का सम्मान करती है, और कोई अगर इस तरह का बयान देता है, इस तरह का हमला करता है, तो बर्दाश्त नहीं करेगी? देखिए, उनको ये बताना चाहिए कि जितनी आस्था उनकी राम के मंदिर में है, उतनी ही आस्था उनकी न्याय के मंदिर में है। शायद ये भाषा बेटर समझ में आएगी माननीय प्रधानमंत्री को और उनके सपोर्टर्स को। ये मंदिर बड़ा ऊंचा मंदिर है जिसपे पत्थर उछाला गया, जिसके मुख्य पुरोहित पे पत्थर उछाला गया है। ये गलत हुआ है धर्म के लिहाज से, आस्था के लिहाज से, कानून के लिहाज से, हर तरह से, और देश की प्रतिष्ठा के लिहाज से। देखिए, उनको कहो CNN देखना, इंटरनेशनल देखना बंद करें, अमेरिकन टीवी चैनल देखने बंद करें। जो अव्यवस्था वहां पर डोनाल्ड ट्रंप फैला रहे हैं, वो किनके जरिए फैला रहे हैं? जो उनके मनोनीत चीफ जस्टिस हैं,
यहाँ कोई मनोनीत नहीं होता। यहाँ पर एक प्रोसेस के जरिए आते हैं, आप एनजेएसी को आप लाना चाहते हैं, लेकिन जो कोलिजियम सिस्टम है उसमें उनके पीयर्स बैठ के निर्णय लेते हैं, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं लेती। और जो हुआ है अब, जो निशिकांत दुबे ने किया है और जो धनखड़ जी से हो गया है, उसके बाद तो एनजेएसी पे डिबेट मैं समझता हूँ उस पे एक राय बनाना बड़ा मुश्किल होगा, जो कि जिसकी जरूरत थी, क्योंकि थोड़ी तो गवर्नमेंट की इंटरवेंशन होनी चाहिए। लेकिन ऐसा अब लगता है कि वो जो थोड़ी इंटरवेंशन अगर उनको आप दे देंगे सरकार को, तो वो पूरी लेना चाहेंगे, पूरा डिसीजन मेकिंग अपने हाथ में लेना चाहेंगे। तो उस बेसिस पे, उस मुख्य कारण से आश्वासन की जरूरत है जनता। और क्या आश्वासित कर पाएंगे विपक्ष को, ये देखने वाली बात है। लेकिन अदरवाइज इस मुद्दे पर एक राय थी कि जो जुडिशरी है, दे कांट बी सेल्फ अपॉइंटिंग जजेस, तो उसमें थोड़ा जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसका इंटरवेंशन होना चाहिए। लेकिन जब आप ऐसी बातें करेंगे तो एक अच्छा उद्देश्य था वो भी खराब हो जाता है, उसका मुस्तकबिल भी खराब हो जाता है। तो इन्होंने बहुत बड़ी गलती की है, जो भी गलती की है इन्होंने, बड़ी गलती है वो आने वाले वक्त के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी इस बातचीत के लिए, धन्यवाद आपका। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.